जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली। आज हम त्रिदोष सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष धातु तथा मल शरीर का मूल है। आयुर्वेद शास्त्र को समझने के लिए त्रिदोष के बारे में जानना तथा समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं इस वीडियो में त्रिदोष के बारे में जरूरी जानकारी बताने की ट्राई करूंगी। आशा करती हूँ यह आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए उपयोगी होगी। आवश्यक होगा वहाँ इजी ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोष निरुक्ति देखते हैं। दुष धातु को नीच और भावार्थे धग्य प्रत्यय लगने से दोष शब्द बनता है। अगर परिभाषा देखें तो चरकाचार्य ने कहा है कि दूषयंती इति दोषाः, अर्थात जो अन्य को दूषित करते हैं वह दोष है। शारंगधर ने भी कहा है कि दूषणात् दोषाः, दोष जब प्राकृत अवस्था में रहते हैं तब शरीर को धारण करते हैं, लेकिन प्रकुपित होने पर अन्य दोष तथा धातुओं को दूषित करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए यह परिभाषा दी गई है। दोषों के प्रकार देखते हैं। दोषों के दो प्रकार है, शारीरिक दोष और दूसरा है मानसिक दोष। दोषों की संख्या शारीरिक दोष है वह 3 है और मानसिक दोष 2 है। शारीरिक दोष देखते हैं। आचार्य चरक ने कहा है कि वायु पित्तम कफश्चोक्त शरीरो दोष संग्रह, अर्थात वात पित्त कफ शरीर का दोष संग्रह है। आचार्य सुश्रोत ने कहा है कि वात पित्त श्लेष्माण एवं देह संभव हेतवः, अर्थात वात पित्त और श्लेष्मा ही शरीर की उत्पत्ति के लिए कारणभूत है, अर्थात हेतु है। अष्टांग हृदय में कहा है कि वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः, और काश्यप संहिता में कहा है कि वात पित्त कफा दोषाः शरीर व्याधि हेतवः, अर्थात शरीर की व्याधि के हेतु वात पित्त तथा कफ ही है। इसीलिए वात पित्त और कफ को त्रिस्तंभ कहा गया है। ये सारे श्लोक याद कर लो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी यह है कि चरक संहिता तथा अष्टांग हृदय में वायु पित्त और कफ शब्द का यूज हुआ है, जबकि सुश्रुत संहिता में वात पित्त श्लेष्मा और काश्यप संहिता में वात पित्त कफ शब्द का यूज हुआ है। आगे देखते हैं मानसिक दोष। मानसः पुनरुदिष्टो रजश्च तम एव च, अर्थात मानसिक दोष 2 है, रज और तम, और इनमें से रज है वह प्रधान दोष है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, सत्व है वह मानसिक दोष नहीं है। सत्व है वो मन का गुण है, मानसिक गुण है, जबकि रज और तम है वो मानसिक दोष है। आगे देखते हैं चिकित्सा सूत्र। यह चरक अनुसार है। चरक ने शारीरिक दोष के लिए चिकित्सा सूत्र दिया है देव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय, तथा मानसिक दोष के लिए ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि, यह चिकित्सा सूत्र दिया है। नेक्स्ट दोषों का पंचमहाभूत से संबंध देखते हैं। तो पंचमहाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब वायु और आकाश, पहले जो 2 महाभूत है उससे वात दोष की उत्पत्ति होती है। तीसरा वाला अग्नि महाभूत है उससे पित्त दोष की उत्पत्ति होती है, तथा जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत से श्लेष्मा अर्थात कफ दोष की उत्पत्ति होती है। अब इसके श्लोक कैसे याद रखने वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो वात दोष की उत्पत्ति वायु प्लस आकाश से होती है। यहाँ पर हम आकाश और वायु नहीं बल्कि वायु और आकाश लिखेंगे और इसका श्लोक बनेगा वायु आकाश धातुभ्याम वायु हो। दूसरा है अग्नि पित्त दोष, जो अग्नि से उत्पन्न होता है, इसीलिए अग्नि पित्तम। और तीसरा दोष है वो कफ दोष है, जो जल और पृथ्वी से उत्पन्न होता है। यहाँ पर हम जल के बदले अम्भ वर्ड का यूज करेंगे। अम्बः पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा। ये सारे श्लोक है वो अष्टांग संग्रह के हैं। तो सबसे पहले तो महाभूत का नाम लिखो, उसके बाद उसको योग्य विभक्ति लगाओ और अंत में दोषों का नाम लिखो। तो इस तरह से आप यह सारे श्लोक स्मार्टली याद कर सकते हो। अब सुश्रुत सूत्रस्थान 21 के अनुसार व्युत्पत्ति तथा सुश्रुत सूत्रस्थान 43 के अनुसार उत्पत्ति देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वात दोष। व्युत्पत्ति है वा गति गंधनयो हो, धातु को तन प्रत्यय लगने से वात शब्द बनता है। यहाँ पर गति का अर्थ होता है गमन, ज्ञान और प्राप्ति, तथा गंधन का अर्थ होता है उत्साह, अर्थात शारीरिक और मानसिक भावों की सम्यक प्रवृत्ति। आगे देखते हैं स्वरूप। अमूर्त और अव्यक्त है।
वायु को हम देख नहीं सकते। पंचभौतिक होने के बावजूद भी वात दोष में वायु महाभूत की अधिकता है, इसीलिए कहा गया है कि तत्र वायु रात्मयी वात्मा। और वायु है वह रजोगुण प्रधान है, इसीलिए रजो बहुल एवं च कहा गया है। अब देखते हैं पित्त दोष। तप संतापे धातु से कृदंत प्रत्यय लगने पर पित्त शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है दहन या उष्णता, इसलिए पित्त है वह दहन करता है। पित्त में अग्नि महाभूत की अधिकता होती है, इसलिए पित्त माग्नेयम कहा गया है। सत्व रजो बहुलो अग्नि, अर्थात पित्त में सत्व तथा रज गुण होता है, लेकिन सत्व गुण की प्रधानता होती है। कफ दोष। श्लेष आलिंगने धातु को मनिन प्रत्यय लगने से श्लेष्मा शब्द बनता है, जिसका अर्थ है संयोग, आलिंगन और मिलना, अर्थात कफ है वह संयोग करता है। जल महाभूत की अधिकता के कारण श्लेष्मा सौम्य है, इसीलिए श्लेष्मा सौम्य इति। जल से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे कफ कहते हैं, इसीलिए केन जलेन फलति इति कफः। और कफ है वह तमोगुण प्रधान है तथा प्राकृत कफ शरीर में बल और ओज के रूप में विद्यमान रहता है। अब दोषों का स्थान और आहार परिपाक काल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोषों का स्थान। वात दोष का स्थान हृदय व नाभि के नीचे है। पित्त दोष का स्थान हृदय व नाभि के मध्य में है और कफ दोष का स्थान है वह हृदय व नाभि के ऊपर है। यहाँ पर याद रखने के लिए हम वात पित्त कफ में उल्टा जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ। वात है वह हृदय व नाभि के नीचे, पित्त है वह मध्य में और कफ है वह ऊपर है। अब देखते हैं आहार परिपाक काल। वात का आहार परिपाक काल है पक्वावस्था में, अर्थात परिपाक के अंत में। पित्त का परिपाक काल है वह है विदग्धावस्था में, अर्थात मध्य में। और कफ का परिपाक काल है वह आदि में, अर्थात आमावस्था में है। यहाँ पर भी हमें उल्टा ही चलना है। वात पित्त कफ में पहले अंत में, फिर मध्य में और स्टार्टिंग में। कफ में है वह आदि में। तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। अब देखते हैं दोषों का काल से संबंध। सबसे पहले दोष का वय के साथ संबंध देखते हैं। वात दोष की अधिकता वृद्धावस्था में रहती है, पित्त दोष की अधिकता युवावस्था में रहती है तथा कफ दोष की अधिकता बाल्यावस्था में रहती है। कहने का मतलब यह है कि वृद्धावस्था में वात प्रकृतिस्थ ही अधिक रहता है, युवावस्था में पित्त अधिक रहता है और बाल्यावस्था में कफ अधिक रहता है। यहाँ पर भी हमें वात पित्त कफ में उल्टा ही चलना है वय के हिसाब से। पहले वृद्धावस्था, फिर युवावस्था और अंत में बाल्यावस्था। अब दिन के साथ संबंध देखते हैं। वात दोष है वह अपराह्न में अधिक रहता है, पित्त दोष है वह मध्याह्न में अधिक रहता है और कफ दोष है वह पूर्वाह्न में अधिक रहता है। कहने का मतलब यह है कि दिन के अंत में वात दोष की अधिकता रहती है, दिन के मध्य में पित्त दोष की अधिकता रहती है और दिन के पूर्व भाग में कफ दोष की अधिकता रहती है। यहाँ पर भी हमें वात पित्त कफ में उल्टा ही चलना है। अब देखते हैं रात्रि के साथ संबंध। वात दोष की अधिकता अपर रात्रि में ज़्यादा रहती है, पित्त दोष की अधिकता मध्य रात्रि में ज़्यादा रहती है और कफ दोष की अधिकता पूर्व रात्रि में रहती है। यहाँ पर आप देखोगे तो अपराह्न में, दिन के अंत में मतलब शाम में वात की अधिकता रहती है, लेकिन पूर्व रात्रि में रात होते होते ही कफ अधिक हो जाता है। वैसे ही रात्रि के अंत में अपर रात्रि में जब वात अधिक रहता है, लेकिन सुबह होते होते ही कफ की अधिकता हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि त्रिदोष का आहार परिपाक के साथ संबंध हो, वय के साथ संबंध हो या दिन या फिर रात्रि के साथ संबंध हो, हमें हमेशा उल्टा ही चलना है। आगे देखते हैं दोष का धातु और मल से संबंध। वात दोष का संबंध अस्थि धातु से है और मल से उसका संबंध नहीं है। पित्त दोष का संबंध रक्त धातु से है और मल में देखें तो स्वेद से है तथा कफ दोष का संबंध रक्त और अस्थि के अलावा बाकी बची 5 धातु रस, मांस, मेद, मज्जा तथा शुक्र से है और मल में पुरुष तथा मूत्र से है। यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट आप रट लो तो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं दोषों की वृद्धि और क्षय चिकित्सा। सबसे पहले देखते हैं दोष की वृद्धि चिकित्सा। जब दोष क्षीण हो जाते हैं तब वृद्धि चिकित्सा की
जाती है। तो वात दोष क्षीण होने पर ब्रूहण किया जाता है, पित्त दोष क्षीण होने पर अवतर्पण किया जाता है और कफ दोष क्षीण होने पर भी अवतर्पण किया जाता है। अब देखते हैं क्षय चिकित्सा। जब दोष वृद्ध हो जाता है, बढ़ जाता है, तब क्षय चिकित्सा की जाती है। तो वात दोष की वृद्धि पर लंघन किया जाता है, पित्त दोष की वृद्धि पर संतर्पण किया जाता है और कफ दोष की वृद्धि पर भी संतर्पण किया जाता है। ये इजी है, थोड़ा ध्यान रखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। आगे देखते हैं दोष के कोपक व शामक रस। आप सब जानते हैं कि मुख्य 6 रस हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब किस दोष कौन से रस से बढ़ता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखते हैं दोष के कोपक रस, अर्थात किस रस का सेवन करने से दोष की वृद्धि होती है। तो वात दोष के कोपक रस है कटु, तिक्त, कषाय। अगर आप मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कषाय को 1 2 3 4 5 6 में देखोगे तो 4 5 6 अर्थात लास्ट के 3 जो है कटु, तिक्त, कषाय, वो वात दोष के कोपक रस है। वैसे पित्त दोष के कोपक रस है कटु, अम्ल और लवण। 4 2 3 आपको याद रखना है। और कफ दोष के कोपक रस है मधुर, अम्ल, लवण 1 2 3। इसमें भी आप देखोगे तो यह भी उल्टे से ही चलता है। वात पित्त कफ में पहले कफ में 1 2 3, वात में 4 5 6 और पित्त में है तो 4 2 3। आप ऐसे याद रख सकते हो। अब देखते हैं दोष के शामक रस, अर्थात अगर दोष वृद्ध हो जाए तो कौन से रस का यूज़ करने से दोष कम हो जाते हैं। तो वात दोष के शामक रस है वह है लवण, अम्ल और मधुर। ये वरीयता के आधार पर है। यहाँ पर 1 2 3 के बदले 3 2 1 है। फिर पित्त में देखते हैं तिक्त, मधुर, कषाय और कफ में देखते हैं कटु, तिक्त और कषाय। तो आपको ये भी याद रखना इजी हो इसीलिए मैंने 1 2 3 में डिवाइड करके दिया है। इसमें स्टार्टिंग में 1 2 3 के बदले 3 2 1, वात में 3 2 1, पित्त में 5 1 6 और कफ में 4 5 6। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब देखते हैं दोषों के मुख्य स्थान। आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों ने दोषों के मुख्य स्थान अलग अलग बताए हैं। सबसे पहले देखते हैं वात दोष, जिसके मुख्य स्थान में चरक ने बताया है पक्वाशय, सुश्रुत ने श्रोणी गुदा संश्रय और वाग्भट ने पक्वाधान को मुख्य स्थान बताया है। पित्त दोष में चरक ने आमाशय मुख्य स्थान बताया है, सुश्रुत ने पक्वाशय मध्य बताया है तथा वाग्भट ने नाभि को पित्त का मुख्य स्थान बताया है। और कफ दोष के बारे में देखें तो चरक ने उरह प्रदेश, सुश्रुत ने आमाशय और वाग्भट ने सूत्रामूर को कफ का मुख्य स्थान बताया है। सूत्रामूर का मतलब उर के साथ दूसरे अवयव, ऐसा मतलब होता है। अब इसको याद कैसे रखना है तो आप एक तो दो तरह से याद रख सकते हो। पहले तो वात में पीएसपी, पक्वाशय, श्रोणी गुदा संश्रय और पक्वाधान ऐसे याद रख सकते हो। या फिर आप पक्व, श्रोणी, धान मतलब पक्वाशय, श्रोणी और पक्वाधान ऐसे आप याद रख सकते हो पक्व, श्रोणी, धान से। और पित्त में आम, पक्व, नाभि, आम या पक्व, नाभि ऐसे आप याद रख सकते हो। चरक के अनुसार आमाशय, सुश्रुत के अनुसार पक्वाशय मध्य और वाग्भट के अनुसार नाभि। और कफ के लिए आप याद रख सकते हो उरह, आम, उरह मतलब उरह प्रदेश, आमाशय और सूत्रामूरह। आप ध्यान से देखोगे तो वात और कफ दोनों में चरक और वाग्भट में ज़्यादा फर्क नहीं है। वात में चरक ने पक्वाशय और वाग्भट ने पक्वाधान बताया है, दोनों एक ही है। वैसे ही कफ में चरक ने उरह प्रदेश और वाग्भट ने सूत्रामूरह बताया, सिर्फ शब्द में चेंज है, बाकी दोनों का मीनिंग एक है। और पित्त में आमाशय और नाभि ये अलग बताया है। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे तो ये याद रखने में कोई ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं। तो आप ये न्यूमोनिक के आधार पर भी इसे याद कर सकते हो। दोषों के मुख्य कर्म देखते हैं। शास्त्र में वात दोष के बहुत सारे कर्म का वर्णन मिलता है जो गत्यात्मक कर्म है और उनके भेद के आधार पर आधारित है। जैसे कि चरक सूत्रस्थान 18 में बताया है कि उत्साहोच्छ्वास निःश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गतिमताम वायो कर्मा विकारजम। उत्साह अर्थात शरीर और मन की क्रियाशीलता, उच्छ्वास निःश्वास अर्थात श्वसन प्रक्रिया, चेष्टा अर्थात समस्त चेष्टाएं, धातु गति समा अर्थात रसादी धातुओं की गति, मल मूत्र का सरलता से विसर्जन आदि का बोध होता है। और भी बहुत सारे कर्म हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पित्त दोष के कर्म देखते हैं।
पित्त के कर्म बताते हुए चरक सूत्रस्थान 18 में कहा है कि दर्शनम पक्ति उष्मा च क्षुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेघा च पित्त कर्मा विकारजम। अर्थात रूप दर्शन, अन्नादि का पाक, उष्मा, क्षुधा, तृषा, शरीर की कोमलता अर्थात सॉफ्टनेस, प्रभा, प्रसाद, मेघा आदि सारे कर्म है वो पित्त के कर्म है। कफ के कर्म बताते हुए चरक सूत्रस्थान 18 में कहा है कि स्नेहो बंधः स्थिरत्वं च गौरव वृषता बलम क्षमा धृति अलोभश्च कफ कर्मा विकारजम। अर्थात शरीर की दृढ़ता, स्नेह, शरीर के बंध, संधिबंध आदि, स्थिरत्व, गौरव, वृषता, बल जैसे शारीरिक कर्म तथा क्षमा, धृति, अलोभ जैसे मानसिक कर्म कफ के कारण है। तो यह थे वात, पित्त और कफ के मुख्य कर्म। और साथ में यहाँ पर त्रिदोष का सामान्य वर्णन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वात दोष तथा उनके प्रकार और वृद्धि क्षय के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम वात दोष और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, स्टे सेफ।